My FMG warriors, I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. राइट गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने तुम्हें अनएनोटेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारी एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, रेस्पिरेटरी मेडिसिन सब कुछ कवर हो जाएगा, including your radiology image as well. This will be your one-stop solution for the entire respiratory system. And guys, this video is not just useful for your FMG preparation but also for the NEET PG aspirants. Okay, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बड़ा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मेरे साथ साथ लिखते जाना. मैं एनोटेटेड पीडीएफ इसका प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि अनएनोटेटेड पीडीएफ है, उसी को अपनी लैंग्वेज में जितना लिख सकते हो बस उतना लिखना. चलो शुरू करते हैं. पहला जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में पहली चीज़ क्या है? लंग डेवलपमेंट, है ना. लंग डेवलपमेंट में क्या याद रखना है कि कौन से वीक पे डेवलप होता है, पहले तो ये बताओ. सो मेनली फोर्थ वीक पे, राइट. स्टेजेस कौन से होते हैं? सो रिमेंबर द निमोनिक ऑफ एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वियोलाई. ठीक है, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वियोलाई, ये है उसका निमोनिक और ये है उसके स्टेजेस. एम्ब्रियोनिक, सूडो ग्लैंडुलर, कैनालिक्यूलर, सैक्युलर एंड एल्वियोलर, है ना. ये सारे जो हैं ये उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं. क्या क्या याद रखना है, एक एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर मैं सभी का बताऊं तो अगर इस वाले स्टेज में कोई एरर है, एरर in this stage will lead to what? Will lead to tracheoesophageal fistula formation. ओके, अगर कोई इस वाले स्टेज में अगर प्रॉब्लम है तो. नेक्स्ट आ जाओ, सूडो ग्लैंडुलर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर रेस्पिरेशन इज इम्पॉसिबल, रेस्पिरेशन विल बी इम्पॉसिबल. कैनालिक्यूलर वाले में है, सो इसमें क्या याद रखना है? दिस ऑलवेज इंक्रीजेज इन डायमीटर, ऑलवेज इंक्रीज इन डायमीटर. ओके, नेक्स्ट सैक्युलर में आज सच कुछ याद रखने का नहीं है. एल्वियोलर में क्या याद रखना है? एट बर्थ कितने एल्वियोलाई होते हैं एंड अराउंड 8 ईयर्स कितने एल्वियोलाई होते हैं. सो एट बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 20 to 70 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं और अराउंड 8 ईयर्स की बात करूँ तो 300 to 400 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं. इतना याद रखना, ठीक है बच्चों. ये हो गई अपनी एम्ब्रियो की बात. और क्या आता है भाई? और एम्ब्रियो में आता है कंजेनाइटल लंग मालफॉर्मेशन. इसमें क्या याद रखना है? पल्मोनरी वाले में क्या याद रखना है? तो पल्मोनरी वाले में दे आर मेनली एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया. और ये कौन सी साइड पे होता है बच्चों? इट इज मेनली ऑन द लेफ्ट साइड एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ व्हाट? Potter sequence, that is bilateral renal agenesis. ब्रोंक्योजेनिक सिस्ट में क्या याद रखना है? ब्रोंक्योजेनिक सिस्ट में याद रखना है they are caused by what? They are caused by the abnormal budding of foregut. Okay, of foregut. Now what they can cause? They can cause
द कंप्रेशन और recurrent respiratory infection. ये की पॉइंट्स हैं मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज के. नेक्स्ट आ जाओ. एल्व्यूलर सेल के टाइप दो होते हैं, टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 कौन सा होता है? टाइप 1 इज मेनली स्क्वैमस. उससे पहले क्लब सेल के ऊपर आ जाओ. क्लब सेल क्या होते हैं? तो क्लब सेल जो होते हैं नॉन सीलिएटेड होते हैं. कहाँ लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द ब्रोंक्यूल्स and they secrete the component of surfactants. टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या होते हैं? स्क्वैमस होते हैं and they are optimal for the gas exchange. टाइप 2 में आ जाओ. टाइप 2 में क्या याद रखना है? टाइप 2 में दो टाइप के होते हैं. सो इट इज मेनली क्लस्टर्ड एंड क्यूबॉइडल. जो फर्स्ट वाला तुम्हें इमेज दिख रही है, दिस वन, दीज आर क्लस्टर्ड एंड क्यूबॉइडल, राइट. तो इसमें क्या याद रखना है? इनके दो फंक्शंस होते हैं. कौन से? अगर फंक्शंस की बात करूँ तो फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो फंक्शंस में क्या होता है? पहला फंक्शन होता है दे मेनली सर्व एज अ स्टेम सेल प्रिकर्सर फॉर 2 सेल टाइप्स. ओके, तो स्टेम सेल प्रिकर्सर. एंड दे प्रोटेक्ट ड्यूरिंग द लंग डैमेज. दूसरा क्या होता है? दे सिक्रीट व्हाट? दे सिक्रीट सर्फेक्टेंट फ्रॉम लैमिलर बॉडी, फ्रॉम लैमिलर बॉडीज. ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है. और क्या याद रखना है इसमें? एक और चीज याद रखनी है जो कि है कोलैप्सिंग प्रेशर. कोलैप्सिंग प्रेशर दैट इज P. उसका फॉर्मूला क्या है? 2 into the surface tension divided by the radius, है ना. और एक और चीज क्या याद रखनी है इसमें आ जाता है तुम्हारा लॉ ऑफ लैप्लास. लॉ ऑफ लैप्लास में क्या याद रखना है? लॉ ऑफ लैप्लास में ये है कि एल्व्यूलाई जो होते हैं, एल्व्यूलाई का टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाता है टू कोलैप्स. टेंडेंसी जो होता है वो उनका इंक्रीज हो जाता है टू कोलैप्स अगर रेस्पिरेशन है तो. अगर एक्सपिरेशन है तो एक्सपिरेशन के वक्त उनका टेंडेंसी टू कोलैप्स जो है बढ़ जाता है, क्योंकि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. बिकॉज जो रेडियस होता है वो मेनली डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट आ जाओ. एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस. एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे फैगोसिटिक फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस के लिए. कौन से होते हैं? सो यू हैव HF सेल्स. HF सेल्स का मतलब क्या होता है? हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस. दे आर फाउंड इन पल्मोनरी एडिमा और द एल्व्यूलर हेमरेज. तो अगर वो हिस्ट्री में दे रहा है कि HF सेल प्रेजेंट है, थिंक ऑफ पल्मोनरी एडिमा. नेक्स्ट आ जाओ. न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? मेनली इसमें जो देखने को मिलता है वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है. वो क्या हो जाती है? सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कौन सी? ये एक्सरे पे क्या दिख रहा है? सो इन एक्सरे वी आर एबल टू सी द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. रिस्क फैक्टर क्या होता है? तो रिस्क फैक्टर बच्चों एक ही रिस्क फैक्टर मेन है, वो है सी सेक्शन. अब देखो सी सेक्शन में क्या होता है? सी सेक्शन में क्या होता है? देयर इज अ डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट विल लीड टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन
इट इज़ मोर स्ट्रेसफुल देन द वजाइनल डिलीवरी, बिकॉज वजाइनल डिलीवरी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा बाहर आ रहा है। सी सेक्शन में क्या कर रहा है, काटा और खोला, आ गया बच्चा बाहर, है ना। तो सी सेक्शन में जो बच्चा है वो बहुत जल्दी बाहर आ रहा है, तो उसको क्या है, मतलब यू कैन से कि जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आज तक हॉस्टल में नहीं रही, ठीक है, और मेरे साथ ही एक बच्चा है वो 11th क्लास से हॉस्टल में रहा है, तो फिर अब वो अगर नई जगह पे जाएगा तो वो अडेप्ट कर लेगा उस जगह को। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में कभी रही ही नहीं हूँ, है ना। सेम होता है सी सेक्शन और वजाइनल डिलीवरी के साथ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ट्रीटमेंट क्या है इसका। फॉर द ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव द मैटरनल स्टेरॉइड्स। ठीक है, और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि एक होता है तुम्हारा, एक और चीज़ पूछी जाती है, वो है तुम्हारी कौन सा रेशियो, लेसिथिन इज टू स्फिंगोमाइलिन का रेशियो। तो अगर ये रेशियो मोर देन और इक्वल टू 2 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी है ना। लेकिन अगर वो लेस देन 1.5 है, दिस रिप्रेजेंट दैट दिस वी आर डीलिंग विथ NRDS, वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ NRDS। अब ये क्या है, ये मेनली जो ग्राफ है इसमें लेसिथिन का रेशियो दिख रहा है, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो दिख रहा है ना, तो ये वाला ग्राफ मेनली रेशियो जो है वो प्रेजेंट करता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री में क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, कंडक्टिंग जोन में कौन सी चीज़ें आती है, कंडक्टिंग जोन में आती है तुम्हारी नोज, फैरिंग्स, larynx, trachea and bronchi है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आ जाती हैं इसमें। अब देखो एक चीज़ होती है तुम्हारी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये क्या होती है, ये मेनली एक ह्यूमिडिफाइड फिल्टर एयर जो होती है, वो गैस एक्सचेंज, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गैस एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे। तो ये वाला जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कौन से सेल्स होते हैं मेनली, यू हैव द सूडो स्ट्रैटिफाइड ciliated कोल्यूमिनर सेल। रेस्पिरेटरी जोन में क्या आता है, रेस्पिरेटरी जोन में आता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर क्या आता है, फिर आता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट, डक्ट के बाद क्या आता है, डक्ट के बाद आता है तुम्हारा एल्वियोलाई, and they participate in gas exchange. They participate in gas exchange. ये वाला डायग्राम है, इसमें कुछ डायग्राम्स तुम्हें दिख रहे होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, एल्वियोलर सैक में क्या है, टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्या है, क्लब सेल्स हैं और क्यूबॉइडल सेल्स हैं, स्क्वेमस सेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, मतलब तीनों वैरायटी के सेल्स दिख रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्लब सेल, क्यूबॉइडल सेल दिख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या देखना है, उसके बाद फिर ये जो है तुम्हारा पूरा कंडक्टिंग जोन है, ये जो है तुम्हारा वो पूरा रेस्पिरेटरी जोन है। अब एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी थी वो क्या, रूट ऑफ लंग, है ना। रूट ऑफ लंग, ये हेडिंग डाल लो। रूट ऑफ लंग में क्या है इम्पोर्टेंट, पहले तो भाई दो टाइप के बोल रही हूँ, 2 साइड होते हैं ना, इतना तो पता ही है हमें, 2 साइड पे होते हैं, फिर 2 टाइप बोल रही हूँ मैं। रुको, ये वाला अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बनाएंगे गाइस अपन, है ना। अभी भी अच्छे से नहीं बना लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट आर्टिस्ट। ये हो गया राइट साइड,
ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या क्या आ जाते हैं, जो चीज़ें आती हैं, इसमें आर्टरी होगा, फिर ब्रोंकस होगा, फिर वेन होगा। आर्टरी, ब्रोंकस और वेन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आर्टरी होगी, फिर आर्टरी के बाद यहाँ पर क्या होगा ये बताओ मेरे को। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगी, वेन्स होंगी, है ना। यहाँ पे क्या होंगी, वेन्स होंगी। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, उसमें दो साइड होती हैं, राइट की लेफ्ट की। राइट में कितने होते हैं 10, लेफ्ट में कितने होते हैं 9। राइट में कितने होते हैं 10, लेफ्ट में कितने होते हैं 9 होते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाओ लंग एनाटमी के ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ लंग एनाटमी के ऊपर। लंग एनाटमी में क्या याद रखना है कि लंग एनाटमी में एक चीज़ जो याद रखनी है, लेफ्ट हैज़ लेस लोब्स। मतलब लेफ्ट के पास कितने लोब्स होते हैं, 2 ही लोब होते हैं, एल से एल याद रखना। राइट के पास कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं। राइट के पास कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि पल्मोनरी आर्टरी का रिलेशनशिप बताओ तुम ब्रोंकस के साथ विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द लंग्स, तो क्या है वो, RALS, मतलब राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट सुपीरियर। राइट एंटीरियर, लेफ्ट इज सुपीरियर। नेक्स्ट आ जाओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम के ऊपर, जो कि है ये वाला डायफ्राम के स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या याद रखना है, इसमें मेनली निमोनिक याद रखना है कि I8 10x at 12, है ना। तो T8 पे क्या आता है, T8 पे आता है वीना केवा IVC का। फिर T10 पे कौन सा आता है, ईसोफेगस। I8 10x at 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है मेरा क्या, अयोटा। और डायफ्राम की अगर मैं रूट वैल्यू की बात करूँगी तो C3 3 4 5 keeps diaphragm alive, ठीक है। और ये वाला निमोनिक याद रखना, I8 10x at 12, ओके, I8 10x at 12। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डायग्राम है ये तुमसे पूछा जाता है लंग वॉल्यूम्स के बारे में। तो लंग वॉल्यूम्स क्या, मेनली लंग वॉल्यूम्स का ये निमोनिक याद रखना, लीटर से क्या है, एल से लंग वॉल्यूम्स, आई से IRV, TV, ERV एंड RV, ये इनके पैरामीटर्स होते हैं, है ना। अब इसमें क्या याद रखना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जिसमें जो एयर है दैट कैन बी स्टिल ब्रीथ इन नॉर्मल इंस्पिरेशन। फिर टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml होती है ना। और क्या याद रखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज IRV प्लस TV। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी इज RV प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी इज TV प्लस IRV प्लस ERV। टोटल लंग कैपेसिटी इज IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं हम, सो रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ VD इज इक्वल्स टू VT। T क्या है यहाँ पे, T है तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, T है तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, इनटू PaCO2 माइनस PeCO2 डिवाइडेड बाय PaCO2। अब PaCO2 क्या है, वो है तुम्हारा आर्टीरियल
PaCO2। PeCO2 क्या है तुम्हारा? दैट इज एक्सपायर्ड एयर, PCO2। इसको क्या याद रखना? इसको याद रखना ऐसे, टाको, टी से टी, टाको, फिर पाको, देन पीको, पाको, टाको पाको पीको पाको, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? मिनट वेंटिलेशन और एल्व्यूलर वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन क्या होती है? मिनट वेंटिलेशन इज टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंटरिंग पर मिनट। ओके, पर मिनट के हिसाब से कितनी वॉल्यूम जो है वो एंटर करती है। रेस्पिरेटरी रेट का नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट अगर मैं पूछूँ सो इट इज़ 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। इसमें क्या होता है एल्व्यूलर वेंटिलेशन में? सो एल्व्यूलर वेंटिलेशन में इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट रीचेस alveoli each minute, that reaches alveoli each minute। okay, नेक्स्ट आ जाओ लंग एंड चेस्ट वॉल के ऊपर। लंग और चेस्ट वॉल में पहला जो है वो है इलास्टिक रिकॉइल, है ना। इलास्टिक रिकॉइल में क्या याद रखना है? इलास्टिक रिकॉइल में याद रखना है इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ लंग टू कोलैप्स इनवर्ड चेस्ट वॉल जस्ट लाइक योर स्प्रिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो मेरे पास कोई स्प्रिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगी तो वो जल्दी से, अगर कोई रबर बैंड भी है ऐसे उसको जल्दी से खींचूंगी तो वो जल्दी से अपनी पोजीशन पे या अपनी जो नॉर्मल शेप है उसकी उसमें वापस आने की कोशिश करेगी, जस्ट लाइक आवर चेस्ट, है ना, जस्ट लाइक आवर चेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ये वाला डायग्राम देखो। इस वाले डायग्राम में क्या है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये वाला जो है एल्व्यूलर प्रेशर है, ये वाला क्या है? लंग वॉल्यूम है। एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में नॉर्मल है। फिर है इंट्राप्यूरुलर प्रेशर। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इंट्राप्यूरुलर प्रेशर जो है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो इसीलिए उसको नेगेटिव। डाउनवर्ड अगर वो है तो इट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर, इट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर। चलो, और क्या याद रखना है? नेक्स्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या याद रखना है? रिमेंबर द निमोनिक ऑफ EIO। EIO मतलब एम्फाइसीमा, देन इंक्रीज्ड compliance एंड ओल्ड एज। तो आप कोई पूछे भैया बताओ इंक्रीज्ड कंप्लायंस किसके साथ होती है? सो इंक्रीज्ड कंप्लायंस होती है EIO के साथ, EIO के साथ होती है, जैसे कि एम्फाइसीमा में देखी जाती है और ओल्ड एज में देखी जाती है। डिक्रीज्ड कंप्लायंस किस में देखी जाती है? Decreased compliance. So decreased compliance is seen in ARDS and pulmonary fibrosis. इसका फॉर्मूला जो है डेल्टा V अपॉन डेल्टा P, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब आ जाओ हिस्टेरियासिस के ऊपर। इसमें क्या है? इसमें है एक्सपिरेशन वाला ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, इंस्पिरेशन वाला नीचे जा रहा है, उन दोनों के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं हिस्टीरियासिस। सो इट इज़ द लंग इनफिल्ट्रेशन दैट फॉलोज द डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस इन एल्डरली। अगर एल्डरली की बात करूँ तो इंक्रीज्ड कौन से होते हैं? विथ एजेस, विथ एज इंक्रीज क्या क्या हो सकता है? लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज होती है, देन RV जो है वो इंक्रीज हो जाता है, V/Q का मिसमैच हो जाता है एंड AA ग्रेडियंट देखने को मिलता है। सो रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर इट विद द निमोनिक ऑफ रवा। ओके, रवा के निमोनिक के साथ याद रखो।
चलो नेक्स्ट आ जाओ हीमोग्लोबिन के ऊपर। हीमोग्लोबिन में क्या याद रखना है? हीमोग्लोबिन में एक चीज़ याद रखना है कि इसमें किससे कंपोज होता है? इट इज़ कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। ऑक्सीजन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सो O2 कंटेंट, पहले तो फॉर्मूला लिखो, O2 कंटेंट is equals to 1.34 into hemoglobin into SaO2 plus 0.003 into PaO2। और ये फॉर्मूला मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला। HB मतलब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, SaO2 का मतलब होता है आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, PaO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। हाँ, अब आ जाओ, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, मेनली ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है? इसमें जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो है पहली, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, टोटल O2 काउंट डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो नॉर्मल है या तो डिक्रीज हो रहा है ना। अनीमिया में क्या है? अनीमिया में नॉर्मल क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व्ड ये वाला। और फिर टोटल O2 कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया को कैसे याद रखोगे? सो रिमेंबर, साइथीमिया में क्या आ रहा है? सी। सो सी में क्या हो रहा है? सी में इट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड द कंटेंट O2 एंड द कंटेंट O2, यही दोनों सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इसमें है ना। और आई से आई याद रखना कि इसमें ये इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें ये इंक्रीज हो जाते हैं। एक और बताओ बच्चों, अगर मैंने पूछा साइनाइड टॉक्सिसिटी, तो साइनाइड टॉक्सिसिटी में हर एक चीज़ जो है वो तुम्हारी नॉर्मल होगी। साइनाइड टॉक्सिसिटी में हर एक चीज़ जो है वो तुम्हारी नॉर्मल होगी। नेक्स्ट आ जाओ इसके ऊपर, इसमें क्या याद रखना है? सो they can be, firstly they can be treated with methylene blue and vitamin C. They can be treated with methylene blue and vitamin C. Oxygen dissociation curve, very important. How will you remember it? Left lowers, right is release. Okay, so in right there is a release of O2, so all values are raised, all the values are raised except what? Except acidosis. LT मतलब they lowers the O2, they lowers the O2, so everything is decreasing, right? Everything is decreasing. Now what you are able to see, this on the left is your left one and on the right is your right one. Very simple, right? तो ऐसे याद रख लेना। साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। साइनाइड जो होता है, साइनाइड के सोर्सेस क्या हैं? सो इट इज ऑल द ड्राई फ्रूट्स, मेनली देयर इज इंजेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? वी फॉलो द लिली किट, वी फॉलो द लिली किट, राइट, फॉर द साइनाइड। नेक्स्ट आ जाओ, एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो ये क्या है? देयर इज बायलैटरल, ये वाला बायलैटरल
ग्लोबस पैलिडिस। और ब्रेथ पे क्या आती है? बिटर आलमंड ओडर, बिटर आलमंड ओडर आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या याद रखना है? ओडरलेस गैस, ओडरलेस गैस। एंड treatment is you have to give 100% hyperbaric, you have to give 100% hyperbaric oxygen। चलो, effect on oxygen hemoglobin dissociation curve, तो कर्व जो है वो नॉर्मल रहता है। अब एक निमोनिक याद रखना, कोल्ड। कोल्ड का मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट निमोनिक याद रखना है ARDS का, अनीमिया इज राइट एंड डाउन, अनीमिया इज राइट एंड डाउन। सो रिमेंबर दिस, अनीमिया कहाँ है? इट इज राइट साइड एंड डाउनवर्ड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है? लेफ्ट साइड है और डाउनवर्ड है ना। तो ये वाला जो निमोनिक है वो याद रखना। बाप रे कितना ज़्यादा है भाई गाइस, बहुत ज़्यादा है, थक गई मैं तो। एनीवे, थकना नहीं है, थकना मना है। हाँ चलो 2 मिनट का ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो चुपचाप। पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर आ जाओ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या याद रखना है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहले तो एक लॉ है तुम्हारा, दैट इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है बच्चों? देयर इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, देयर इज प्रोलॉन्ग्ड inspiration that inhibit what? That inhibit further respiration, further inspiration mainly। ओके, अब आ जाओ किसके ऊपर? तुम्हारा फेवरेट फिगर के ऊपर। ठीक है, तुम्हारे फेवरेट फिगर के ऊपर इसमें क्या क्या दिख रहा है? पहला है फाइब्रस प्लूरल परफ्यूजन लिमिटेड, परफ्यूजन लिमिटेड एंड डिफ्यूजन लिमिटेड। तो परफ्यूजन लिमिटेड बीच में क्या आता है तुम्हारा? बीच में यू आर एबल टू सी व्हाट? फाइब्रोसिस, बीच में यू आर एबल टू सी फाइब्रोसिस। तो यही है तुम्हारा फिगर। नेक्स्ट आ जाओ पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर। PVR का फॉर्मूला क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, that is the pressure in the pulmonary artery, minus the PL atrium, that is the pulmonary wedge pressure, divided by Q. Q is what? Q is your cardiac output, Q is your cardiac output। alveolar gas की इक्वेशन के ऊपर आ जाओ। सो PaO2 is equals to PlO2 minus PaCO2 divided by R। तो PaO2 क्या होता है? PaO2 मीन्स एल्व्यूलर PO2 इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। PlO2 क्या होता है? PO2 इन इंस्पायर्ड एयर। एंड PCO2 क्या होता है? आर्टीरियल PCO2। R क्या होता है? R इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट, R इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीजन डेप्रीवेशन के ऊपर। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन में क्या याद रखना है? ऑक्सीजन डेप्रीवेशन में याद रखना है कि नॉर्मल AA ग्रेडियंट कब होता है? नॉर्मल AA ग्रेडियंट कब होता है? व्हेन देयर इज अ हाई एल्टीट्यूड एंड देयर इज हाइपोवेंटिलेशन, नेक्स्ट इंक्रीज्ड कब होता है? इंक्रीज्ड AA ग्रेडियंट। तो इंक्रीज्ड कब होता है? व्हेन देयर इज अ V/Q मिसमैच एंड व्हेन देयर इज अ राइट टू
लेफ्ट शंट, व्हेन देयर इज अ राइट टू लेफ्ट शंट. नेक्स्ट आ जाओ V/P मिसमैच पे. V/P मिसमैच पे इसमें क्या होता है, इसमें जो V/Q है एट एपेक्स, एपेक्स पे कितना है, इट इज 3. एपेक्स पे कितना है, 3 है एपेक्स पे, है ना, 3 है एपेक्स पे. V/Q एट लंग्स, तो लंग्स पे कितना है, लंग्स पे इट इज 0.6, दैट इज वेस्टेड परफ्यूजन, राइट. अब अगर मैं बोलूँ V/Q मेरा 0 है, सो 0 मीन्स क्या, सो 0 से ये याद रखना, O, ए को O की तरह बनाओ, सो इट इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर मैं बोलूँ मेरा जो V/Q का रेशियो है दैट इज इनफाइनाइट, सो रिमेंबर इनफाइनाइट, B L O जैसे बने हैं उनको इनफाइनाइट की तरह बनाओ. ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, देयर इज अ ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये कुछ है CO रिस्पॉन्स कर्व. CO रिस्पॉन्स कर्व में क्या दिख रहा है तुम्हें, पैरेलल वाला है, तो नॉर्मल और एसिडोसिस में पैरेलल होता है. इंटरसेक्शन सेम है अगर, तो फिर नॉर्मल वाला भी रहेगा एंड देयर इज डिक्रीज्ड PaCO2. हिंट में क्या याद रखना है, फर्स्ट यू हैव टू मार्क द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड द रेस्ट्रिक्टिव ones. First you have to mark them out. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के ऊपर. तो पहले क्या होता है, इन द फर्स्ट वन व्हाट यू आर एबल टू सी, इन द फर्स्ट वन वी आर एबल टू सी द बाइकार्ब लेवल ओवर हियर is around 70%. Then in the second one what we are able to see, we are able to see the HbCO2 that is around 21 to 25%, and the dissolved one is 5 to 9%. तो अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आता है, दैट इज योर बोर इफेक्ट. दैट इज योर बोर इफेक्ट. बोर इफेक्ट में क्या याद रखना है, बोर इफेक्ट में याद करना है कि इन पेरिफेरल tissue there is increased H ions from tissue and there is metabolism shift curve to right. Underloading O2, unloading O2. Okay, so guys, this is how you should study in an integrated form. integrated form में पढ़ोगे ज़्यादा आसानी रहेगी और चीज़ें जो है वो तुम्हें जल्दी जल्दी याद भी होने लगेगी, है ना. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड. रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड में क्या याद रखना है, रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड में याद रखना है पहली जो चीज़ है, अगर देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन PaO2 एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी इंक्रीज इन द वेंटिलेशन एंड दैट विल कॉज व्हाट, दैट विल कॉज एल्टीट्यूड सिकनेस. ओके, नेक्स्ट क्या याद रखना है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन 2,3 BPG, that will cause what, that will cause right shift of the ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट शिफ्ट वो करवाएगा. रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज में क्या याद रखना है, तो इसमें क्या याद रखना है, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज. रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज में क्या आता है, देयर इज इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है ना. कंजम्पशन इंक्रीज होने के बाद क्या आता है, देयर इज अ राइट शिफ्ट टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. एंड व्हेन देयर इज अ राइट शिफ्ट टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसके बाद क्या होगा, देयर इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन rate. There is increased ventilation rate.
नेक्स्ट आ जाओ, ये हैं कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो तुम्हें याद रखना है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स में क्या याद रखना है, जो पेस मेकर होता है, जो पेस मेकर है वो क्या है तुम्हारा, इट इज द प्री बोर्टिजिंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बोर्टिजिंगर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना पी से पेस मेकर एंड प्री, तो पी से पी याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, दो चीजें होती है तुम्हारी, डीआरजी एंड वीआरजी। सो रिमेंबर द निमोनिक ऑफ ड्राइव, रिमेंबर द निमोनिक ऑफ ड्राइव। ड्राइव से क्या, ड्राइव में याद रखना डीआरजी में क्या होता है, इंस्पिरेशन, वीआरजी में क्या होता है, एक्सपिरेशन। ठीक है, डीआरजी में होता है इंस्पिरेशन, वीआरजी में होता है एक्सपिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले टाइप का कौन सा रेस्पिरेशन दिख रहा है तुम्हें, तो पहले टाइप का दिख रहा है ऐसे क्रीसेंडो डिक्रेसेंडो टाइप का पैटर्न दिख रहा है, सीडी। सो सीडी इज लाइक व्हाट, चेने stroke, that is it shows the C and D crescendo pattern। नेक्स्ट वाला ये क्या है, ऐसा सोचो, हा हा कोई हंस रहा है, सो हा हा इट इज सीन विथ बाइटॉट्स बाइफेसिस। और ये एकदम ही ऐसे ऐसे नुकीला नुकीले सा है, सो इट इज कुसुमाल, इट इज कुसुमाल्स ब्रीथिंग, इट इज कुसुमाल्स ब्रीथिंग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा राइन्यूसाइटिस। राइन्यूसाइटिस में क्या होता है, पहला देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस दैट आर ड्रेनिंग इनटू द नेजल कैविटी, दैट आर ड्रेनिंग इनटू द नेजल कैविटी, है ना। मोस्ट कॉमन क्या है इसका कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज की अगर मैं बात करूं, सो इट इज द अपर रेस्पिरेटरी infection, that is mainly the viral one, that is mainly the viral one। नेक्स्ट आ जाओ एपिस्टैक्सिस के ऊपर, ऑल्दो हमने ईएनटी में भी कवर कर लिया था। एपिस्टैक्सिस में क्या याद करना है, एपिस्टैक्सिस में याद करना है कि इसमें होता है कीशल बैक्स प्लेक्सिस। सो रिमेंबर कीशल बैक ड्राइव लेक्सिस विथ लेग्स। लेग्स में क्या क्या आ गई, लेग्स में आ गई तुम्हारी लेबियल आर्टरी, लेबियल आर्टरी के बाद क्या आ गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, फिर आ गई तुम्हारी ग्रेटर पैलेटीन आर्टरी, फिर आ गई तुम्हारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, फिर आगे तुम्हारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। नेक्स्ट आ जाओ हेड एंड नेक के ऊपर। हेड एंड नेक कैंसर में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सो मोस्ट कॉमन हेड एंड नेक कैंसर इज योर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इट इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ओके, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर द वर्चाउस ट्रायड, यू हैव टू रिमेंबर द वर्चाउ ट्रायड। वर्चाउ ट्रायड में क्या है, रिमेंबर शी में क्या क्या है, स्टेसिस है, स्टेसिस के बाद क्या है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, उसके बाद क्या है, देयर इज एंडोथीलियल डैमेज, देयर इज एंडोथीलियल डैमेज, राइट। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी एम्बोलाई, नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलाई। पल्मोनरी एम्बोलाई में क्या याद रखना है, देयर इज V/Q मिसमैच और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। नेक्स्ट वाली चीज जो तुम्हें याद रखनी है, व्हाट यू आर एबल टू सी इज अ लाइन ऑफ Zan, you are able to see a line of Zan। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, एम्बोलाई किस किस टाइप के होते हैं, फैट एम्बोलाई हो सकता है, एयर एम्बोलाई हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है ना। तो अगर फैट एम्बोलाई की अगर कोई बात करे
फैट एम्बोलाई। फैट एम्बोलाई में क्या क्या होता है? सो इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ द फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, द फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। एयर एम्बुलाई में क्या आता है? एयर एम्बुलाई में यू हैव टू रिमेंबर व्हाट? यू हैव टू रिमेंबर द केजियन डिजीज। केजन डिजीज, केजन डिजीज कौन सी होती है? वो डीप सी ड्राइवर वाली डिजीज है ना, डीप सी ड्राइवर वाली जो डिजीज होती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलाई। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलाई जो होता है तुम्हारा, दे मेनली अकर तो ये कहाँ पर होंगे? दे मेनली अकर ड्यूरिंग द लेबर और पोस्टपार्टम। नेक्स्ट आ जाओ मीडियास्टेनल मासेस के ऊपर। तो मीडियास्टेनल मासेस में क्या होता है? पहले आ जाते हैं मासेस कौन से वाले? एंटीरियर वाले, फिर आते हैं मिडिल वाले, एंड देन कम्स द पोस्टीरियर वन, एंड देन कम्स द पोस्टीरियर वन, राइट। तो मिडिल में क्या, एंटीरियर में क्या याद रखना है? 4 T's। 4 T's में क्या क्या है? पहला है थायराइड, फिर है थाइमिक नियोप्लाज्म, फिर है टेराटोमा, फिर है टेरेबल लिम्फोमा, फिर है टेरेबल लिम्फोमा। मिडल वाले में क्या आ जाते हैं? सो इन द मिडल यू हैव द ईसोफेजियल कार्सिनोमा, and you have the hiatal hernia, and you have the hiatal hernia. पोस्ट वाले में क्या आ जाते हैं? यू हैव द न्यूरोजेनिक ट्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज mediastinitis, that is the inflammation of mediastinal tissue. They are commonly due to what? They are due to the complication of cardiothoracic procedure. Cardiothoracic procedure. Next, coming on to the next thing, that is pneumomediastinum. Pneumomediastinum में क्या होती है? There is a presence of gas, usually the black one that you are able to see. It is usually the black one. Now it can be either spontaneous or secondary. What is the finding that you are able to see on the clinical feature? There is a present of Hamann sign. So Hamann sign is positive, and you are able to see a crepitus on cardiac auscultation, on cardiac auscultation. Next, these are some of the volume loop cups that you are able to see. So obstructive में एक चीज़ याद रखना, more volumes are there, and in the restrictive there is decreased in the volumes, RV में क्या होता है? तो मेनली इंक्रीज्ड होते हैं इसमें, तो है ना मेनली सब। डिक्रीज कौन से होते हैं? FEV1 एंड ऑल दीज आर डिक्रीज। और इसमें तो मेनली ही सारे डिक्रीज होते हैं, इसमें सारे के सारे ही मोस्टली डिक्रीज होते हैं। तो अब बच्चों बात आती है इन कुछ कर्व्स की, है ना। इन कर्व्स में क्या याद रखना है तुम्हें? इन कर्व्स में याद रखना है, पहला है ये वाला। तो इसमें क्या दिख रही है तुम्हें? स्कूप्ड कप की अपीयरेंस दिख रही है, स्कूप्ड अपीयरेंस, है ना, स्कूप्ड अपीयरेंस। ऐसा लग रहा है किसी ने आइसक्रीम की एक स्कूप निकाल दी हो। तो स्कूप
ऊ इज कमिंग, सो इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो है राइट साइड में जा रहा है, सो रेस्ट्रिक्टिव से राइट साइड, रेस्ट्रिक्टिव से इट इज गोइंग टू द राइट साइड. अब आ जाओ, नेक्स्ट है ये वाला. इसमें क्या याद रखना है, अगर इंस्पिरेटरी है, दिस वन इज योर इंट्रा thoracic, this one is your intrathoracic obstruction. And EI, that is अगर this one is your EI, अगर अंदर की तरफ जा रहा है, so this one is your extrathoracic ऑब्स्ट्रक्शन. देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो अपना ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज योर एक्सपिरेशन. नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट इज योर इंस्पिरेशन. तो अगर इंस्पिरेशन है, सो इट विल गो इन द एक्सपिरेशन वाला पोजीशन, है ना. अगर एक्सपिरेशन है तो ये क्या दिख रहा है, ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, मतलब इट इज गोइंग इन टू द इंस्पिरेशन वन वाला. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के ऊपर आ जाओ. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, एयर ट्रैपिंग हो जाती है इनसाइड द लंग. सो देयर इज, इसमें कौन से पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन द FRC, इंक्रीज इन द RV एंड इंक्रीज इन द TLC. So you can remember that it also includes the COPD, right? It includes the COPD. So first thing that you have is chronic bronchitis, that is blue bloaters. In blue bloaters, what you are able to see, there is wheezing, there is crackles, and there is cyanosis, One thing that you are able to see is reed index. अब रीड इंडेक्स क्या होता है, सो देयर इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन द ब्रोंकाई, दैट इज कॉल्ड एज द रीड इंडेक्स. रीड इंडेक्स से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ म्यूकोजल ग्लैंड. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, सो देयर शुड बी अ प्रोडक्टिव कफ for more than or equal to 3 months into more than 2 consecutive years. एम्फेसीमा के ऊपर आ जाओ. एम्फेसीमा क्या होता है, इन द फाइंडिंग यू आर एबल टू सी बैरल शेप्ड चेस्ट. ठीक है. टाइप्स में पैन एसिनार मेनली जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज एसोसिएटेड विद alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. है ना. और ये एम्फेसीमा, दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकर्स. ये कुछ टाइप्स होते हैं. एजमा के ऊपर आ जाओ. एजमा में क्या याद रखना है, इट इज टाइप 1 hypersensitivity reaction. It is type 1 hypersensitivity reaction. What are the triggers? Triggers are mainly your allergens, because A for allergies, right? And it is diagnosed with the help of what? Methacholine challenge. ये क्या है, क्रिस्टल्स जो दिख रहे हैं, सो दीज आर योर चारकोट लीडन क्रिस्टल्स. ब्लू क्या दिख रही है, दिस इज योर सेरेली बॉडीज. और ये रेड क्या दिख रही है, सो दिस इज योर क्रशमैन स्पाइरल. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. ब्रोंकिएक्टासिस में क्या याद रखना है, it is associated with mainly purulent sputum.
येलो स्पूटम दिखेगी। ओके, HRCT पे क्या दिखेगा? ट्रैम ट्रैक साइन, ट्रैम ट्रैक साइन एंड सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, एंड सिग्नेट रिंग appearance. They are also associated with one syndrome, that is your Carter-Jenner syndrome. रेस्ट्रिक्टिव के ऊपर आ जाओ। रेस्ट्रिक्टिव में क्या याद रखना है? रेस्ट्रिक्टिव में देयर इज डिक्रीज्ड इन द लंग वॉल्यूम, देयर इज डिक्रीज्ड इन द लंग वॉल्यूम। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सो इट कैन बी ड्यू टू poor muscular effect, like in cases of myasthenia gravis, next it can be due to the poor structural apparatus, that is scoliosis, अब मुझे बताओ इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस कौन सी होती हैं? सो इट कैन बी न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस associated with coal workers. Then you are having sarcoidosis. sarcoidosis में क्या याद रखना है? You are able to see bilateral hilar lymph adenopathy. And you are able to see honeycomb appearance, honeycomb lung appearance. अब एक चीज आती है, वो है तुम्हारी हाइपर सेंसिटिविटी pneumonitis. So this particular thing is mainly seen with farmers and those who are exposed with birds. It is a mixed type. It is a mixed type, like type 3 and type 4 hypersensitivity reaction. Next, coming on to the sarcoidosis. Sarcoidosis is mainly characterized by the immune mediated. It is mainly immune mediated. And there is elevated serum levels. Now, what are the cutaneous manifestations? The first one that you are able to see is the Lofgren syndrome. The second one is lupus. And the third one is asteroid body. Now, the chest X-rays show what? Bilateral adenopathy. And they are also associated with Bell's palsy, uveitis, and rheumatoid arthritis. What is the treatment? For treatment, you have to go for steroids. For treatment, you have to go for the steroids. Next is inhalational injury and sequelae. So they are the complications of noxious stimuli, mainly smoking. Okay, so what you have to do? You have to go for the investigation is bronchoscopy. Bronchoscopy. What you are able to see, there is a soot deposition. There is a soot deposition. They mainly disappear after 11 days of injury. Now next, coming on to the pneumoconiosis. So pneumoconiosis, remember the first thing is asbestosis.
Asbestosis is from the roof, but it affects the base of the lungs. Silicosis and colds are from the base, but they affect the roof. So here they are associated with the shipyard industry. Shipyard industry. And there is a risk of bronchogenic carcinoma. Bronchogenic carcinoma. Also, there is an increased risk of Kaplan syndrome. Asbestosis are these. What are these? These are the golden brown fusiform rods. Coming on to the next one, that is berylliosis. So in the berylliosis, they will give you a history of aerospace. They affect the what? They affect the lower limb. Not lower limb, the lower lobe. Next is coal workers pneumoconiosis. So they are also known as the black lung disease. Black lung disease. There is a macrophage laden. With carbon. Next is silicosis. So in the silicosis, they are associated with mines, and there is an increased risk of cor pulmonale. So remember what you are able to see. You are able to see the eggshell calcification. Eggshell calcification. नेक्स्ट आ जाओ मेसोथीलियोमा के ऊपर. मेसोथीलियोमा में क्या याद रखना है? दैट दे आर मेनली एसोसिएटेड विथ एस्बेस्टोसिस. And what you are able to see, the pleural thickening. ARDS पे आओ. ARDS की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? There is a formation of intra-alveolar hyaline membrane. Cause क्या है? Most common is the sepsis. Sepsis is the most common cause. डायग्नोसिस के लिए क्या याद रखना है? डायग्नोसिस के लिए ARDS ही याद रखना है. ARDS में क्या क्या है? In the ARDS you have what? You have abnormal chest X-ray. Then respiratory failure. Decreased PaO2 by FiO2 ratio, and there is a symptom of respiratory failure. Management के लिए क्या करोगे? Treat the underlying cause and go for the mechanical ventilation. नेक्स्ट आ जाओ स्लीप एपनिया के ऊपर. स्लीप एपनिया में क्या याद रखना है? स्लीप एपनिया में क्या होता है? देयर इज अ रिपीटेड cessation of breathing more than 10 seconds during the whole sleep. अब आ जाओ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज मेनली एसोसिएटेड विद द ओबेसिटी. ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इज CPAP दे दो, वेट लॉस कर लो. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? पॉलीसोमनोग्राफी. सेंट्रल स्लीप एपनिया पे ऊपर आ जाओ. सेंट्रल स्लीप एपनिया में यू हैव टू थिंक ऑफ द 3 C's. What are 3 C's? That is congestive heart failure. Second one is the CNS toxicity. Third one is the
चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम में क्या याद रखना है? ओबेसिटी जो है, जो BMI है, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 30 kg/m²। अब इसमें एक और चीज़ होती है दैट यू हैव पिकविकियन सिंड्रोम। पिकविकियन सिंड्रोम क्या होता है ये? सो देयर इज डिक्रीज्ड PaO2 and increased PaCO2 during the sleep। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या याद रखना है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ये याद रखना है कब होता है? नॉर्मली क्या होता है प्रेशर? नॉर्मली जो होता है दैट इज 10 to 14 millimeters of mercury, लेकिन जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो द अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 25 millimeters of mercury, है ना। नेक्स्ट आ जाओ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के ऊपर। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में क्या याद रखना है? जीन म्यूटेशन कौन सा होता है? BMPR2 जीन म्यूटेशन। लेफ्ट हार्ट डिजीज में क्या याद रखना है? द कॉज इंक्लूड द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। Rest are not that important. Physical findings in selected lung diseases, you have to first is pleural effusion में breath sound decrease हो जाती है, percussion पे dull note आता है, metus decrease हो जाता है, atelectasis में decreased, dull and decrease, that is towards the lesion, the tracheal deviation is towards the lesion. Simple pneumothorax में decreased and hyperresonate, decreased, hyperresonate, decreased. Okay, consolidation में क्या होता है? bronchial breath sound. percussion क्या होता है? dull आता है, fremitus increase हो जाता है। एटेलेक्टेसिस में क्या होता है? एल्वुलर कोलैप्स हो जाता है। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर अडेशन हो सकता है। इन सब के एक एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ऑब्स्ट्रक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्रेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन। कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा एग्जाम्पल? सार्कोइडोसिस। और अडेशन का एग्जाम्पल होगा NRDS। प्लूरल इफ्यूजन के ऊपर आ जाओ, नॉर्मल, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट। ठीक है। सो लिम्फेटिक वाले में क्या होता है? देयर इज काइलोथोरैक्स, जिसकी वजह से कौन सा अपीयरेंस होता है? मिल्की अपीयरेंस ऑफ फ्लूइड। एक्सुडेटिव में क्या होता है? देयर इज इंक्रीज्ड प्रोटीन काउंट हो जाता है। कितना हो जाता है? मोर देन और इक्वल टू 2.9 ग्राम पर डेसीलीटर। ट्रांसुडेट में क्या हो जाता है? डिक्रीज इन द प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मोर देन इट इज लेस देन 2.5 g/dl, राइट। तो इतनी चीजें याद रखनी है। ये वाला हेमरेजिक, ये वाला है काइलिस थोरैसिक डक्ट वाला, और ये जो है वो CCF वाला है। न्यूमोथोरैक्स के ऊपर आ जाओ। न्यूमोथोरैक्स में क्या आता है? देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस में जो है वो एयर की एक्यूमुलेशन हो जाती है। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी इज ड्यू टू द rupture of apical subpleural cyst. Traumatic is mainly due to any trauma like your rib fracture. टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या याद रखना है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो ट्रेकिया है
ट्रेकिया जो होगी दैट विल बी डेविएटेड, ट्रेकिया विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स द अफेक्टेड लंग के साइड पे। और कौन सा साइन दिखेगा हमें? हमान क्रंच साइन, हमान क्रंच साइन हाइपर रेजोनेट होगा अगर हम परकशन करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाओ निमोनिया के ऊपर। निमोनिया में पहला है लोबार निमोनिया, ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एस निमोनिया, एंड देयर विल बी कंसोलिडेशन। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या है? मेनली एस निमोनिया ही है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज देयर इज acute inflammatory infiltrates। इंटरस्टिशियल में क्या याद रखना है? मेन कॉजेटिव एजेंट इज माइकोप्लाज्म, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉकिंग निमोनिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉकिंग निमोनिया। क्रिप्टोजेनिक में क्या याद रखना है? क्रिप्टोजेनिक में ये याद रखना है क्या? इट इज मेनली सेकेंडरी टू एनी डिजीजेस। कौन सी डिजीज? लाइक योर रूमेटाइड आर्थराइटिस, लाइक योर रूमेटाइड आर्थराइटिस। फिर ये है कुछ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबर निमोनिया। कंजेशन का होता है 1 से 2 डेज में, रेड हेपेटाइजेशन 3 से 4 में, ग्रे हेपेटाइजेशन 5 से 7 में, और रेजोल्यूशन कब हो जाता है? 8 से ज़्यादा दिन में। ये है लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या याद रखना है? केराटिन पल्स कहाँ देखने को मिलता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में। नैप्सन ए से ए याद रखना है, दैट इज सीन विद एडिनो कार्सिनोमा। NES कहाँ पे देखने को मिलता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। और ऐसे ही तुम्हें याद रखने हैं। अब एक आता है तुम्हारा क्राइटेरिया, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ कर्ब 65। कर्ब 65 क्या क्या होते हैं इसके पैरामीटर्स? फर्स्ट पैरामीटर है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के बाद क्या है? यूरिया एंड BUN का रेशियो। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट में क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट में क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट में होता है जो ब्रेथ्स होती हैं तुम्हारी, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 30 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? एज जो होता है, एज से पहले क्या आता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 90, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 60। एज जो होती है इंसान की कितनी होनी चाहिए? मोर देन और इक्वल टू 65 ईयर्स। ठीक है। सो रिमेंबर, ICU के एडमिशन के लिए कितना स्कोर होना चाहिए? इन सबको 1 का स्कोर दिया गया है। ICU के एडमिशन के लिए कितना स्कोर होना चाहिए? ICU में 3 लेटर्स आते हैं, तो स्कोर कितना होना चाहिए ICU के लिए? ICU के लिए जो स्कोर है वो होना चाहिए तुम्हारा 3। ICU के लिए जो स्कोर है वो होना चाहिए तुम्हारा 3। नेक्स्ट आ जाओ लंग कैंसर के ऊपर। लंग कैंसर में क्या याद रखना है? लंग कैंसर में जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो है कि लंग कैंसर जो है वो कार्डियक डेथ का लीडिंग कॉज है। नॉट इन कार्डियक डेथ, कैंसर का लीडिंग कॉज है तुम्हारा। ओके। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कॉम्प्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ निमोनिक स्फीयर। ओके, स्फीयर के निमोनिक के साथ याद रखो। स्फीयर में क्या क्या आता है? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। गाइज आई एम सो सॉरी कि इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ का। लेकिन नेक्स्ट P से क्या है? पेनकोस्ट ट्यूमर। H से क्या है? H से हॉर्नर सिंड्रोम। E से क्या है? एंडोक्राइन। R से क्या है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कंप्रेशन। और E से है इफ्यूजन, और E से है इफ्यूजन। चलो अब आ जाओ टाइप्स के ऊपर। टाइप्स में क्या क्या है? पहले स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या याद रखना है? इट इज एसोसिएट, इट मे प्रोड्यूस ACTH एंड दे आर एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ सेल एंड क्रोमोग्रानिन A पॉजिटिव एंड क्रोमोग्रानिन A पॉजिटिव। एडिनोकार्सिनोमा में क्या याद रखना है? केरास म्यूटेशन देखने को मिलती है and you are able to see the hazy infiltrates
You are able to see the hazy infiltrates with the chest X-ray. Next thing that you are able to see is the squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma में क्या होता है, हाइलर मास जो होता है वो हमें देखने को मिलता है. हाइलर मास जो है वो हमें देखने को मिलता है. हाइलर मास के साथ और क्या देखने को मिलता है, केराटिन पर्ल. नेक्स्ट आता है लार्ज सेल कार्सिनोमा. लार्ज सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, देयर इज प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल. ब्रोंकियोइड ट्यूमर में क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकियोइड ट्यूमर में यू हैव टू रिमेंबर, यू आर एबल टू सी अ कार्सिनोइड सिंड्रोम. चलो अब आ जाओ, ये कुछ माइक्रोबायोलॉजी के तुम्हारे पॉइंट्स हैं. पहला है न्यूमोनिया एसोसिएटेड इन्फेक्शन. सो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनियाई. And you are able to see in the Klebsiella one, red currant jelly sputum. ठीक है, अगर वो एक्सपोजर के बेसिस पे बोल रहा है कि एक्सपोजर के बेसिस पे निमोनिया है, तो एक्सपोजर के बेसिस पे फर्स्ट वाला है बर्ड्स में होता है, सो इट इज सी. बैट्स का अगर बोल रहा है सो इट इज हिस्टोप्लाज्मा. रैबिट के लिए क्या है, रैबिट के लिए इट इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट आ जाओ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के ऊपर. हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम में क्या होता है, द लोकेशन इज इनसाइड द मैक्रोफेजेस. नेक्स्ट आता है मील्स में क्या याद रखना है, मील्स में यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर एसोसिएटेड विद द वॉर्टन फिंकल्टीन जाइंट सेल्स. ब्लास्टोमाइकोसिस में क्या देखने को मिलता है, ब्लास्टोमाइकोसिस में देखने को मिलता है फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस. एस्परजिलोसिस में क्या याद रखना है, एस्परजिलोसिस में ए से ए याद रखो, एक्यूट एंगल. यू आर एबल टू सी अक्यूट एंगल. म्यूकरमाइकोसिस में क्या याद रखना है, म्यूकरमाइकोसिस में याद रखना है देयर इज अ राइट एंगल ब्रांचिंग. नेक्स्ट न्यूमोसिस्टाइटिस कार्नाई में क्या याद रखना है, सो रिमेंबर व्हाट, दी HIV पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोल रही है, इंसान होंगे, और CD4 काउंट जो होगा उनका इट इज लेस देन 200. एंड यू आर एबल टू सी अ पिंग पोंग बॉल appearance. Next है lung abscess. So in the lung abscess there is a collection of pus within the parenchyma. And for the treatment you can go for the antibiotics. पैनकोस ट्यूमर्स में क्या याद रखना है, पैनकोस ट्यूमर्स में कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, SVC सिंड्रोम हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, हेमीड्राइफ्रम का पैरालिसिस हो सकता है, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अगर डैमेज हो रही है, सो देयर विल बी अ होर्सनेस. अब आज जो SVC के ऊपर, SVC में क्या याद रखना है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, जो ब्लड ड्रेनेज जो है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज एंड दैट विल लीड टू द फेशियल प्लेथोरा. नेक्स्ट आ जाओ कुछ फार्मा के पॉइंट्स के ऊपर. फार्मा के पॉइंट्स में क्या क्या है, पहला है तुम्हारा हिस्टामिन 1 ब्लॉकर. फर्स्ट जनरेशन वाले कौन से होते हैं, सो फर्स्ट जनरेशन यू कैन रिमेंबर मेनली EN आता है या फिर आइन आता है. किस किस में आता है, दैट जैसे कि डॉक्सिलामीन. क्लिनिकल यूज़ क्या होते हैं, मेनली मोशन सिकनेस के लिए. एडवर्स इफेक्ट क्या है, सिडेशन.
सेकेंड जनरेशन में अगर मैं आऊँ तो सेकेंड जनरेशन में क्या आता है, एडाइन लास्ट में, जैसे कि लोराटाडाइन आइन आ रहा है ना। क्लिनिकल यूज़ किसके लिए करते हैं हम, एलर्जी के लिए। एंड दे डिक्रीज द एंट्री इनटू सीएनएस, मतलब जो मेनली जो पैथोजेंस होते हैं उनकी एंट्री सीएनएस में ये कम करवाती है। नेक्स्ट है जो व्हाट इज दिस, सो दीज आर द एक्सपेक्टोरेंट्स। एन-एसिटाइलसिस्टीन क्या है, एंटीडोट है ओवरडोज के लिए। कौन सा ओवरडोज के लिए, एसिटामिनोफेन। और मेनली किसके लिए यूज़ करता है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज द म्यूकोलिटिक लिक्विफाइज। डेक्सोमेथाजोन किसके लिए यूज़ करता है, सो डेक्सोमेथाजोन इज एन एंटीटसिव। नेक्स्ट आ जाओ स्यूडो एफिड्राइन के ऊपर। मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ अ अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। दे रिड्यूसेस द हाइपररीमिया। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपर टेंशन। एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे आ जाओ। सो व्हाट दे डू इज दे एंटागोनाइज एंडोथेलियल 1 रिसेप्टर। PDE5 इनहिबिटर्स में क्या याद रखना है, दे इंक्रीजेस द CGMP एक्टिविटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फिर एग्जाम्पल में एक चीज़ जो तुम्हें याद, दे ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दे ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सो दे शुड नॉट बी गिवन विद सिल्डेनाफिल। प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स में क्या याद रखना है, दे इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, दे इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट आ जाओ एज़मा के ड्रग्स के ऊपर। पहला है बीटा-2 एगोनिस्ट, इसमें क्या आता है, एल्ब्यूटेरॉल। एल्ब्यूटेरॉल जो है वो एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है। दे आर मेनली गिवन फॉर acute exacerbation। नेक्स्ट है साल्मेटेरॉल। सो साल्मेटेरॉल आर मेनली गिवन फॉर द अरिथमिया एंड ट्रेमर्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या है, मेनली ब्यूडीसोनाइड, दे इनहिबिट ऑल द साइटोकाइन्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये सारे हैं। मस्क्यूरानिक एंटागोनिस्ट में आ जाता है तुम्हारा टियोट्रोपियम एंड इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली COPD के लिए। एंटी ल्यूकोट्राइन्स में क्या क्या आ जाता है, मोंटील्यूकास्ट। मोंटील्यूकास्ट क्या करता है, मोंटील्यूकास्ट ब्लॉक्स द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, इट ब्लॉक्स द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। नेक्स्ट क्या आता है, ज़ाइल्यूटोन। ज़ाइल्यूटोन क्या करता है, ज़ाइल्यूटोन इनहिबिट द 5 लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। नेक्स्ट आता है एंटी IgE मोनोक्लोनल थेरेपी। उसमें क्या याद रखना है, ओमैलीजुमैब। ओमैलीजुमैब है, मैप का मतलब कोई एंटीबॉडीज हैं। सो दे मेनली अनबाउंड द सीरम IgE and they are used in allergic asthma. Okay, they are used in allergic asthma. ये वाला जो डायग्राम है ना, एक बार खुद से देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है मिथाइल xanthines, जिसमें है पहला थियोफाइलिन। सो थियोफाइलिन इज PDE inhibitor. They blocks the action of adenosine.
एंटी IL-5 मोनोक्लोनल थेरेपी में क्या याद रखना है, पहली चीज़ याद रखनी है कि दे प्रिवेंट eosinophil डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन, दे आर मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 5. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ क्या है, बेनरालिज्यूमैब. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है इसकी कुछ रेडियोलॉजिकल इमेजेस. रेडियोलॉजिकल इमेज में क्या याद रखना है, ये जो है तुम्हारा दिस इज योर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे. ठीक है, कुछ व्यूज़ होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू होते हैं, पोस्टीरो एंटीरियर व्यूज़ होते हैं, है ना. चलो, पहला एक्सरे जो तुम्हें देखना है, ये वाला जो एक्सरे है, दिस इज द एक्सरे ऑफ RML कोलैप्स. नेक्स्ट कोलैप्स क्या है, कॉइन वाला है. ये ट्रेकिया में कॉइन फंसा हुआ है, ये वाला ईसोफेगस में. ठीक है, तो ट्रेकिया में क्या दिख रहा है, मेनली ट्रेकिया में, ईसोफेगस वाले में ओ सर्कुलर वाला AP व्यू में आ जाता है, और इसमें क्या आता है, स्लिट वाला आ जाता है AP व्यू में. ये क्या है बच्चों, ये जो फंसी हुई है दैट इज बटन बैटरी में जो पहली इमेज है तुम्हारी दैट इज ऑफ डबल रिंग, और दूसरे में क्या दिख रही है, स्लिट रिंग. अब वाइट आउट हीमोथोरैक्स में क्या क्या देखना है तुम्हें, पहले तुम्हें देखना है फ्लूइड, डिक्रीज्ड एयर, इंक्रीज्ड डेंसिटी और सीनन एंड ट्रेकिया. तो अगर देर इज consolidation, so there is decrease in the air and there is increased intensity and there is no tracheal shift. If there is decrease in the air, it is seen with the collapse, pneumocystectomy. The trachea will shift to the same side. The trachea, you are able to see that the trachea has been shifted to the same side. अब फ्लूइड किस में देखने को मिलता है, फ्लूइड देखने को मिलता है प्लूरल इफ्यूजन में, एंड द ट्रेकिया विल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड. ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है ऑपोजिट साइड पे. ब्लैकआउट हेमिथोरैक्स में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड एयर, देन डिक्रीज्ड डेंसिटी एंड डिक्रीज्ड वेस्टिबुलर मार्किंग. ये कहाँ देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड एयर, इट इज सीन विद द न्यूमोथोरैक्स लाइक एम्फाइमा. डिक्रीज्ड डेंसिटी इज सीन विद पोस्ट मैस्टेक्टोमी एंड द पोलैंड सिंड्रोम. डिक्रीज्ड वैस्कुलर मार्किंग में क्या दिखेगा, वेस्टरमार्क साइन. नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला जो है इट इज मेनली ऑफ एम्फाइसीमा, दैट इज COPD. what you are able to see, a barrel shaped chest. नेक्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है हमें, नेक्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है दिस इज ऑफ न्यूमोथोरैक्स. अब ये वाला जो साइन मेनली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, सो दिस इज योर डीप सल्कस साइन दैट इज मेनली सीन विद द एक्सरे ऑफ न्यूमोथोरैक्स. नेक्स्ट आ जाओ, कुछ सी शोर वाले पैटर्न्स हैं. तो नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मली सी शोर इन द नॉर्मल वन, है ना. फिर बार कोड किस में देखने को मिलेगा, बार कोड इज सीन विद द न्यूमोथोरैक्स.
कौन सा साइन है ये? बार कोड साइन। और ये कौन सा साइन है? दिस इज योर लंग पॉइंट साइन, दिस इज योर लंग पॉइंट साइन। नेक्स्ट आ जाओ, ये जितने भी फिगर्स तुम्हें दिख रहे हैं दिस इज ऑफ न्यूमोमीडियास्टाइनम। फिगर 1 फर्स्ट वाला क्या है? देयर इज एयर इन द मीडियास्टाइनम, एयर इन मीडियास्टाइनम। नेक्स्ट वाला फिगर क्या दिख रहा है? 2A and 2B, सो यू आर एबल टू सी व्हाट? अ साइन। कौन सा है ये? सो दिस इज योर कंटिन्यूस डायफ्राम साइन, कंटिन्यूस डायफ्राम साइन। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला दैट यू आर एबल टू सी, ये कुछ एरोज दिख रहे हैं, सो दिस इज योर नेक्लीरो वी साइन। नेक्स्ट कुछ ऐसे एंगल सा दिख रहा है, सो दिस इज योर एंजल विंग साइन। एंड फिफ्थ वाला क्या है? ऐसे कुछ लीफ सा पैटर्न दिख रहा है, सो दिस इज योर गिंको लीफ साइन, दिस इज योर गिंको लीफ साइन। ये वाला क्या दिख रहा है? यहाँ ऊपर ही ब्लैक दिख रहा है, सो दिस इज योर प्लूरल इफ्यूजन। अब यहाँ पर मुझे ब्लैक तो दिख रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू द दिस थिंग, यहाँ का जो ब्लैक है वो ज़्यादा ब्लैक है, सो दिस इज योर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले में क्या दिख रहा है? सो दिस इज योर लैट्रस, दिस इज योर लैटरल डेक्यूबिटस एक्सरे, डेक्यूबिटस एक्सरे। ओके, नेक्स्ट ये होता है कुछ लोकलाइजेशन, दीज आर योर लोबर localization. In the image 1 what you are able to see? In the image 1 we are able to see the right upper lobe pathology, right upper lobe pathology. In the image 2 we are able to see the right middle lobe pathology, right middle lobe pathology, middle में कुछ दिख रहा है ना। और तीसरे वाले में क्या दिख रहा है? तीसरे वाले में वी आर एबल टू सी द राइट मिडल लोब ओनली। ये वाला जो साइन है जिसमें तुम्हें ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है कि साइड की तरफ कुछ जा रहा है, सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर सिलाउटी साइन, सिलाउटी साइन। दिस मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ नॉर्मल बॉर्डर. Why? This is due to the pulmonary density. This is due to the pulmonary density. नेक्स्ट आ जाओ, कंसोलिडेशन और कोलैप्स में डिफरेंस क्या होता है? तो ये वाला जो फिगर है दिस इज योर कंसोलिडेशन। इसमें क्या दिख रहा है कि कोई भी शिफ्ट नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में। कोलैप्स में क्या देखने को मिलता है? कोलैप्स में ये देखने को मिलता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम साइड पे शिफ्ट करते हैं। फाइब्रोसिस में क्या देखने को मिलता है? फाइब्रोसिस में ये देखने को मिलता है कि ट्रेकिया जो है यही अफेक्टेड साइड है, यहीं पर ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो रही है। ये क्या है? दिस इज आवर ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या दिख रहा है? ये कौन सा अपीयरेंस है? ट्रैम्प ट्रैक। ये क्या है? सिग्नेट रिंग। ठीक है, ये क्या है? दिस वन इज योर बंच ऑफ ग्रेप अपीयरेंस, bunch of grape appearance. And in the second one you are able to see a Carter-Jenner syndrome. Carter-Jenner ये कहाँ देखने को मिलता है? cystic bronchiectasis. और ये जो लास्ट वाले फिगर्स हैं you are able to see the patchy things that are there. So these are the tuberculosis. These are the tuberculosis one. कितना बचा है? 3 स्लाइड्स बची हैं। नेक्स्ट, ट्री इन बर्ड अपीयरेंस। ये कौन सा है? ट्री इन बर्ड अपीयरेंस। ट्री इन बर्ड अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है? ट्यूबरकुलोसिस में। ये क्या है? दीज आर योर हाइड्रेटेड सिस्ट, दीज आर योर हाइड्रेटेड cyst. They are seen with the echinocosis granulosus and they will give you a history of contact with the dogs, history of contact with the
dogs. And the sign that you are able to see is the water lily sign. And the sign that you are able to see is the water lily sign. नेक्स्ट वाले फिगर पे आ जाओ. नेक्स्ट वाला फिगर क्या है? दिस इज द फिगर ऑफ एस्परजिलोसिस. एस्परजिलोसिस में क्या होता है? देयर इज अ फंगस विथ सेप्टेट एंड अक्यूट ब्रांचिंग हाइफे. They can cause the allergic bronchopulmonary aspergillosis. In the image 1 we are able to see what? In the image 1 we are able to see finger in glove appearance. ये वाला यहाँ देखो. This is your finger in glove appearance. In the image 2 we are able to see ये. What we are able to see? We are able to see a crescent sign. We are able to see a crescent sign. यहाँ पे कुछ चमक रहा है. So this is your halo sign. This is your halo sign. और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ साइड में क्या दिख रहा है? दिस आर योर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. ये वाली क्या है? यहाँ पे कुछ कैल्सिफिकेशन दिख रहा है. सो दिस इज योर पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन. एयर फ्लूइड लेवल पे आ जाओ. पहले वाले में क्या है? दिस इज योर एब्सेस. यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, दिस इज योर एब्सेस. नेक्स्ट वाला क्या है? दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर हाइड्रेटेड सिस्ट. हाफ दिख रहा है. सो दिस इज योर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स. और यहाँ पर ये कुछ पैची सा दिख रहा है. हनी कोम्ब लाइक पैटर्न है. सो दिस इज योर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. ऑन HRCT we are able to see the honeycombing pattern. ठीक है. ये क्या दिख रहा है? You are able to see some Gardaland sign and XL calcification. This is your sarcoidosis. और ये यहाँ पर ये जो तुम्हारे लंग्स हैं ये ऐसे एकदम से पिचके से हो गए. सो दिस इज एस्बेस्टोसिस. और इसको साइन को क्या बोलते हैं? साइन इज कॉल्ड एज द होली लीफ साइन. ये क्या दिख रहा है? ये वाला है कॉमेट टेल साइन जो कि एटेलेक्टेसिस में ही देखने को मिलता है. ये वाले जो तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, व्हाट यू आर एबल टू सी, ऐसे यहाँ ये वाला पे फोकस करो. यहाँ पे यू आर एबल टू सी समथिंग दैट इज देयर. सो दिस आर द केस ऑफ योर लंग कैंसर. एंड लंग कैंसर हिस्ट्री से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CT स्कैन. ये वाले जो ट्यूमर्स हैं, हेयर व्हाट यू आर एबल टू सी, यहाँ इस वाले पोर्शन को देखो, कुछ थोड़ा सा जो है वो अजीब सा दिख रहा है ये पोर्शन, राइट. सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ओवर हेयर इज MRI एंड दे आर एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम. क्या है ये? पेनकोस ट्यूमर. नाउ हाँ, ये क्या है? दिस इज योर हाइलन मेम्ब्रेन डिजीज. अब ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसी साइड जो है वो डिफेक्ट है. सो दिस इज योर कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया. एंड इन दिस what is contraindicated? Bag and mask ventilation. So guys, this was all about the respiratory system. I know काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, but trust me, इसको एक बार अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं, it's very very important and it's very very high yielding, not just for your FMG exam but also for your NEET PG preparation. Thank you so much.